हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टीसीपी एकेडमी। आज हम नीट 2021 का फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पेपर हो चुका है उसका पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, उसके आंसर्स इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर बताना चाहें नीट 2021 पेपर का जो पेपर था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे अपने डीसीपी के मटेरियल से ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम जो आपको पढ़ाते हैं, जो नोट्स आपको लिख के देते हैं, मेरे जो पर्सनल नोट्स है उसमें से कहां पर हम वो पॉइंट पढ़ाया गया है, कहां पर वो नोट्स में पॉइंट है, वो भी आपको मैं सीधा फोटो दिखाऊंगा। सो बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं डिस्कशन ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन था अपने नोट्स में, कहां पर अपन कैसे पढ़ते वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एचसीपी। देखो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो सिंपल टाइप का जो बन रहा है, तो प्रिमिटिव मतलब ये एचसीपी। देखो एचसीपी में अगर हमको करना है एचसीपी, तो यहाँ पर एचसीपी के डिटेल्स में आपको दे रखा है कि कैसे एचसीपी जब बनता है तो उसका रैंक मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द एचसीपी यूनिट सेल कितने हैं। तो कॉर्नर्स पे 1/6 इंटू 12 कॉर्नर्स एंड 2 इंटू हाफ, मतलब ये वाले जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला एटम, ये हाफ ऑफ एटम है फेस सेंटर्स पे, मान लीजिए ऊपर वाला और नीचे वाला, और ये तीन पूरे के पूरे ये जो रेड ट्रायंगल दिख रहा है वो 3 एटम्स, ऐसे करके टोटल Z कितना होता है 6 होता है। और यहाँ पर एक जबरदस्त आपको एक पॉइंट दिखाई पड़ रहा है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एनी यूनिट सेल इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो कितने हैं भैया, 6 है ना, 6। और इसमें नंबर ऑफ टी वॉइड्स निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या है 12 टी वॉइड्स है। और जो उसके नंबर ऑफ एटम्स है Z, रैंक जो होता है यूनिट सेल का, that equal to the number of ovoids, that means ovoid कितने रहेंगे 6 ovoids रहेंगे। तो हमारा ऑप्शंस क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा बोलिए, व्हाट इज द आंसर। देखो ये 12 और यहाँ पर है 6, 12 एंड 6, ठीक है ना। सो एक ही ऐसा ऑप्शन है 12,6। ऑक्टाइड इतना याद रखना है कि टेट्राइडल वॉइड डबल होता है, ऑक्टाइडल वॉइड इक्वल टू होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, देखो यहां पर भी मैंने आपको बताया है कि कहां पर अपने मटेरियल में ये पॉइंट पढ़ाया जाएगा आपको। पीरियोडिक टेबल का जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, कितना टाइम पास क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ाते हैं, टाइटेनियम एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऐसा था कि भैया डाउन द ग्रुप आते हैं अपन। देखो दिस इज थर्ड ग्रुप, स्कैंडियम यूट्रियम लैंथेनम, और ये है आपका फोर्थ ग्रुप जहां पर अपन देखते हैं टाइटेनियम जिरकोनियम एंड हाफनियम। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए ऐसा बोलते हैं, परंतु लैंथेनाइड में यही पर तो एक्सेप्शन है। ऑब्जर्व क्या है, एक्सपेक्टेड वो था पर ऑब्जर्व क्या है, जिरकोनियम एंड हाफनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल है। ये ऐसा क्यों होता है ये पूछा हुआ है, क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी एंड एफ ब्लॉक टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ए फॉर्म्स बी। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें आपको 4.2 किलो जूल रिएक्शन की एंथैल्पी दी जा रही है, बट वो निगेटिव है ना। रिएक्शन का एंथैल्पी जब निगेटिव होता है, मतलब डेल्टा एच जब निगेटिव होता है तो रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक। अरे रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेसर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा एक ही डायग्राम है यहाँ पर जहां पर हीट ऑफ प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट की हीट क्या है बी वाला, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो या एनर्जी बोलो, टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लेसर देन द रिएक्टेंट। तो ये एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेसर देन द रिएक्टेंट, दैट इज व्हाई आवर ऑप्शन इज दिस सेकंड ऑप्शन। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम सिंपल से सवाल आए हुए, बेहतरीन सवाल फ्रॉम द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब प्रश्न आया, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच
ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। देखो हमारा नोट्स, देखो ये मेरा पर्सनल नोट्स मैं दिखा रहा हूं आपको कि कहां पर हम आपको पढ़ाएंगे। इट्स अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है 12.3 इयर्स है। और डी के प्रोडक्ट ऑफ ट्रिटियम इज क्या है भैया, यहाँ तो बनेगा हीलियम, और कौन बाहर पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बीटा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा 2 और ये -1e0, मतलब ये वो बीटा पार्टिकल है -1e0। ठीक है, सो बीटा पार्टिकल इमिट करता है, रिएक्शन आपके सामने है, दैट्स राइट देयर इन योर नोट्स। ठीक है ना, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे तो जो पढ़ा है उतना ही काफी है नीट को 100% क्रैक करने में। ठीक है, एनसीईआरटी का बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है भैया, नो क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी। इस बार का पेपर मतलब बेहतरीन, बहुत अच्छा पेपर है। देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, CH3COO Na भी दिया हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया है ना। देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl अगर अपन कैलकुलेट करने का सोचे तो वो कैसे आता है, लैम्डा m इंफिनिटी, ये इनफिनाइट डाइल्यूशन पे है तो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। ऐसे ही करके अगर आपको HCl का लिखना है, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HCl लिखना है तो वो क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। वैसे ही और एक मैं क्या करूंगा, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COH, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगी, लैम्डा m इंफिनिटी एट एसीटेट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस H प्लस। अब हमें निकालना किसका है, ये देखो एसिटिक एसिड का निकालना है ना, तो काम करिए, एसिटिक एसिड का निकालना है तो काम करिए इन दोनों को ऐड करिए। ठीक है ना, तो 4 आयंस मिल गए आपको, कौन से एसिटेट आयन, कोलरॉश लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा लॉ, कोलरॉश लॉ। ठीक है ना, बोर्ड में तो एकदम शुरुआत में ही आता है टेक्स्ट बुक में, परंतु एनसीईआरटी के फ्लो में थोड़ा अलग जगह आता है, मैं तो एकदम लास्ट में पढ़ाता हूँ, कोलरॉश's लॉ। ठीक है ना, एट द कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपको, एसिटिक एसिड का निकालना है, तो आयंस कौन से चाहिए, एसिटेट आयन और H प्लस आयन बचाना है, बाकी के रिमूव कर देना है। तो क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, कौन सा, HCl और सोडियम एसिटेट की कंडक्टिविटी ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो उसमें से क्या, NaCl की कंडक्टिविटी। तो देखो ये 4 आयंस ऐड हो जाएंगे, H प्लस Cl माइनस एसिटेट और H प्लस। ठीक है ना, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे भैया, किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, NaCl को सब्सट्रैक्ट कर दो, NaCl को सब्सट्रैक्ट कर दो तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, अरे बचेगा क्या मतलब इसमें, सॉरी यहाँ पर है Na प्लस तो क्या बचेगा, ये Na प्लस चला गया और Cl माइनस चला गया, तो बचा सिर्फ CH3COO माइनस और H प्लस, और यही होता है एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। ठीक है ना, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो मतलब बेसिकली मुझे ये 91 और 426 को ऐड करना है, 426.16 प्लस 91 कर दो माइनस 126.45 कर दो, दैट्स इट। मतलब थोड़ा सा कोलरॉश लॉ मतलब सिंपलेस्ट पार्ट है यार, इतना अगर समझते हो तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, यहाँ पर ये सेकंड वाला करेक्ट आंसर है 390.7। ये अगर कैलकुलेट करोगे आप तो आपको ये क्या मिलेगा 390.7, और कंडक्टेंस का यूनिटी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटलर्जी का, बढ़िया सवाल, देखो इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए मेटलर्जी में से, 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर ये डायग्राम बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको ये डायग्राम, और अपने नोट्स में भी तो मिलेगा। और यहाँ पर देखो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना दिख रहा है आपको भैया, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है 2170, तो इसके आसपास वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, कितना 2200 केल्विन, कितना 2200 केल्विन। चलो तो बढ़ते हैं, ये तो मतलब बहुत ही सिंपल और थ्योरेटिकल पार्ट था कि आप अगर डायग्राम ठीक से क्लास में निकाल रहे हैं, हाई टेम्परेचर रेंज और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रेंज में वो 2200 तक जाता है, लो टेम्परेचर मतलब वो 1000 केल्विन से शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टी से एकदम सिंपल सा सवाल है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई = CRT, मतलब द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सर, मोलैरिटी होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब ही क्या होता है,
ये मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे तो सबका वॉल्यूम भैया सेम है, मतलब वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट नाउ। अब उसका मोलैरिटी ज्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, परंतु अगर आपने देखा तो गिवन वेट भी सेम है सबका, 10-10-10 ग्राम दे दिया है, 10-10 ग्राम ही दे दिया है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब क्या, यहां पर एक ही डिसाइडिंग फैक्टर है, देखो यहां पर अपने पास है ग्लूकोज जिसका मोलर मास होता है 180, ठीक है ना, 180 ग्राम्स पर मोल। यूरिया दिया है दूसरा वाला 60 ग्राम्स पर मोल, और तीसरा दे दिया क्या है, सुक्रोज, सॉरी तीसरा क्या दिया हुआ है हमको, सुक्रोज। अरे भैया सुक्रोज कितना होता है, फॉर्मूला तो दे ही दिया है ना, 342 होता है। जो नीट वाले सीरियस एस्पिरंट्स है, खूप अभ्यास केला सर, खूप अभ्यास केला तर हे पाठच झालेलं होतं मला, की काय सुक्रोजचा मॉलिक्युलर वेट किती आहे, 342, ठीक है, ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये तो हमारे 11th के बच्चों को भी पूरा रटा हुआ है भाई साहब। तो देखो जिसका अभी वेट कम रहेगा, जिसका वेट कम रहेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ जाएंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ जाएंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है। तो इसका P1 बोल रहे हैं, इसका P2 बोल रहे हैं, इसका P3 बोल रहे हैं। जिसका सबसे कम वेट होगा, जिसका सबसे कम वेट होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा भैया, ज्यादा होगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास आ रहा है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज द ऑर्डर। देखो अगर वेट सबसे कम यूरिया का है तो इसका मतलब प्रेशर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में सेकंड नंबर पे P1 आ रहा है और थर्ड नंबर पे P3 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन कहां पर मिल रहा है आपको, यहां पर मिल रहा है। चलो भैया ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बढ़ते आगे जल्दी से। देखो bond enthalpies, similar is the size, stronger bond, dissimilar size, weaker bond. कार्बन आणि फ्लोरीनचं खूप जमत आहे कारण ते एकाच पिरियड मध्ये येतात, ठीक आहे ना। कार्बन आणि क्लोरीनचं थोडंसं भांडण आहे कारण ते वेगवेगळ्या पिरियड मध्ये येतात, आणि नंतर तर काय डिस्टेंस वाढत चाललाय, वाढत चाललाय, वाढत चाललाय। अरे डिस्टेंस बढ़ते गया, डिस्टेंस बढ़ गया, डिसिमिलर साइज हो गया, बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया। तो जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीकर, वीकर। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है बेटा, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलो बढ़ते आगे, एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, कोई मतलब कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है ये, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। केमिकल बॉन्डिंग अगर ठीक से पढ़ा हुआ है तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भैया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। BF3 मॉलिक्यूल, देखो BF3 कैसा होता है, बचपन में पढ़ा था सर एकदम शुरुआत में, है ना बचपन में पढ़ा था एकदम शुरुआत में, ये तो फाउंडेशन के बच्चों को भी हम पढ़ा देते हैं भैया। तो देखो ये है 120 बॉन्ड एंगल के साथ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसके पास, यहाँ पर वो भी बोल दिया है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यस, व्हाई, बिकॉज बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, है ना, बोरॉन होता है 5। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बोरॉन के ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के आए हुए 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके ये कंपाउंड बन चुका है, दैट इज व्हाई 6 स्टेट, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अभी बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3 है, इसका मतलब 1s 2p, 1s 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बेटा आंसर आ गया 3, क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया 3, है ना, sp2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि थर्मोडायनेमिक्स में इतना टाइम पास सवाल पूछेंगे। एकदम सिंपल सवाल आ चुका है, थर्मोडायनेमिक्स जैसा इतना बड़ा वेटेज का टॉपिक है जिसमें इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया है कि Cp और Cv का रिलेशनशिप, Cp इज ग्रेटर देन Cv ऑलवेज एंड Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। बच्चा बच्चा जानता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, फिजिक्स वाले ने भी चिल्ला के पढ़ाया था और केमिस्ट्री वाले ने भी पढ़ाया था, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। amongst the following alkaline earth metal halides, अर्थ मेटल हलाइड्स बोला है, देखो तो इसको एस ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा या फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी आप इसका कंसेप्ट जानेंगे, जिसका नाम है देखो फजान्स रूल। अरे भैया फजान्स रूल, जिसका साइज छोटा है उसका पोलराइजेशन ज्यादा है,
कैटाइन की साइज छोटी होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, एनायन से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा खींचेगा। सबसे छोटा कैटाइन इधर कौन है? बेरिलियम है, इसलिए ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आ जाएगा? बेरिलियम क्लोराइड में आ जाएगा। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप तिरछा, ऐसा क्रॉस कनेक्शन लगता है एल्यूमिनियम के साथ, और इसका भी AlCl3 अपन बोलते हैं कोवेलेंट है। तो कुछ साल पहले AlCl3 के ऊपर क्वेश्चन आया, इस साल भी BeCl2 के ऊपर क्वेश्चन आ गया। गॉट द पॉइंट? अरे बेटा समझ में आ रहा है, सिंपल बातें चल रही है, एकदम सिंपल चल रहा है। ये तो क्या टाइम पास सवाल है सर, सारे एकदम सिंपल है ना। अच्छा, ये मोल कंसेप्ट का एकदम बिगिनिंग, शुरुआत में जो पढ़ाया जाता है उसका क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाएगा आपको। तो देखो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन कितना परसेंट है? 78% और बचा हुआ बोल रहे हाइड्रोजन है, मतलब कितना हो गया? 22% सर। अरे ये तो हमने एकदम शुरुआत में पढ़ाया था। देखो एलिमेंट जो होता है वो लिख लो, उसके बाद में क्या करना होता है, एक टेबुलर फॉर्म बनता है ना अपन, इसका है 78% डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक नंबर, और फिर 22% डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक नंबर। ये कितना आ गया? ये आ गया 6.5 और ये आ गया 22। अब क्या होता है, एक रेशो निकालना होता है इसमें, यहां पर जो सबसे लीस्ट रेशो उससे बाकी सबको डिवाइड कर दो। सर इथे कौन है? 6.5 डिवाइड बाय 6.5 और 22 डिवाइड बाय 6.5, तो ये कितना आ गया? ये तो आ गया 1 और ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 3.3 आ जाता है। अब इसके आसपास एक ही आंसर है, ठीक है ना, यही इंपेरिकल फॉर्मूला देता है आपको, C1H3 अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, और ये यहां पर आ जाएगा फॉर्मूला C1H3, CH3 आ रहा है सर, CH3, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते अपन अगर 3 से तो C3 और फिर बाद में H9, ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं मिला है यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर आपको करना भी है तो देखो इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो अलग सी चीजें होती जाएगी, बट दैट इज नॉट गिवन हियर, C3H10 वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, सो डायरेक्टली इट इज CH3। ओके, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड, इट्स आंसर इज CH3। चलो, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज दे आर इनर्टनेस, है ना, है भाई, इनर्ट है तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। देखो हमको एलर्जी होता है, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, यहाँ पर तो इनकरेक्ट बोला हुआ है भैया। नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, करेक्ट है सर। नोबल गैसेस आर क्या वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, भैया कैसे पॉसिबल है? दे आर नोबल गैसेस, गैस क्यों है? रूम टेम्परेचर पे तो उसका मतलब मेल्ट हो ही चुका है, वो गैस ही है पहले से, हाई मेल्टिंग पॉइंट कहां से रहेगा? ये गलत स्टेटमेंट है। डिस्पर्शन फोर्सेस, हाँ नोबल गैसेस है तो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर है तो वैन डर वाल और लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगा इसके बीच में। लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस दे डोंट वांट टू गिव द इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था कि वो हिमालय पे जाके बैठा है, वो कभी इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके जीवन में शांति हो चुकी है, ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये भी सही आंसर है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाती है। ऑलराइट, तो व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ये है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा। चलो आगे चलते हैं, ये बढ़िया सवाल लग रहा है, क्या है ये? अच्छा ये तो हो गया भैया अपना एक मस्त सवाल, आयोनिक इक्विलिब्रियम से आ गया है। देखो पीकेबी, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन इज अ वीक बेस, ठीक है ना, क्योंकि पीकेबी दे रखा है अपन को, और पीके एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। जब वीक एसिड और वीक बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस बन गया, क्या बन गया? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस बन गया। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का सर पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा ये आपने क्लास में डिराइव किया भी है, और मैं आपको बता रहा हूं, 7 माइनस हाफ ऑफ पीकेबी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बनता तो माइनस हाफ पीकेबी होता, और प्लस हाफ ऑफ पीकेए, ये फॉर्मूला है सर, रख दो, बढ़िया सा, मतलब अगर एक फॉर्मूला याद है ना तो तुरंत, मतलब एक भी लेंदी क्वेश्चन नहीं मिला है मुझे अब तक, है ना, एक भी लेंदी क्वेश्चन नहीं है, पूरी नीट के पेपर में छान के निकाल दिया। देखो 3.27 है और प्लस ये क्या है, हाफ ऑफ 4.77 आ रहा है, तो आप अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7 माइनस 1.6 ले लेते हैं, प्लस ये क्या आ रहा है 2.3638 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, देखो बहुत कम मात्रा बच रही है, इसका आंसर हो जाएगा देखो 7.75, मतलब 0.75
अप्रोक्सीमेटली 0.73 कुछ आ रहा है यहाँ पर, बट 0.75 अपन कर देंगे, यहीं पर समझ में आ रहा है देखो, ठीक है ना, बहुत ही कम क्वांटिटी बचा हुआ है। चल तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट, अरे टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? हाँ, कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखाता है। NaCl परफेक्ट सॉल्यूशन बन गया है ना वो तो, है ना, यूरिया सॉल्यूशन बना रहे, ग्लूकोज सॉल्यूशन बना रहे, स्टार्च, स्टार्च देखो स्टार्च क्या हो जाएगा, ये तो है नहीं भैया, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, स्टार्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, और कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनता है तभी टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, हो जाती है, वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, हाँ ये तो सही दिया है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, डिसिमिलर साइज वीकर बॉन्ड, बॉन्ड वीक असला तर लवकर H+ बनणार, है ना, बॉन्ड वीक है तो जल्दी H+ बनाएगा, जो जल्दी H+ बनाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर डिसिमिलर साइज किसमें सबसे ज्यादा, डिसिमिलर साइज HI में है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, ये तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, HBr and HI decreases, okay, bond strength, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, साइज तो इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr, HI डिक्रीजेस, बराबर है ना, बॉन्ड सिमिलर इज द साइज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, डिसिमिलर साइज वीकर बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ट्रिक मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया आपको इसमें क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिडेट, EDTA, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, है ना, बार बार नोट करके दिया हुआ है, और एक अकेला ही ऐसा अपन पढ़ते हैं, एक जो अपने पास लाइगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, EDTA इज अ हेक्साडेंटेट, जहां पर 4 ऑक्सीजन के डोनेटिंग साइट होते हैं और 2 नाइट्रोजन के डोनेटिंग साइट होते हैं, है ना, डाइअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन आ गए, और टेट्रा एसिटेट उसके 4 एसिटेट में से 4 ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, एकदम सिंपल है, और इसको अपन चिलेशन के प्रोसेस में यूज भी करते हैं, ठीक है, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटेट। स्टेट्स ऑफ मैटर से बढ़िया सवाल आ गया भैया, कुछ तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने यहाँ पर, अभी एकदम सिंपल है, पर बॉयल्स लॉ का सबसे पहला अगर देख रहे हैं, बॉयल्स लॉ, बेटा 4 पाप करेगा तो गलत वक्त आएगा, पाताल जाना पड़ेगा, अगर ट्रिक याद कर रखा है तो पता चल जाएगा। बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट, बेटा बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टंट, टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर काय होणार, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर वाढला की वॉल्यूम कमी होणार, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम होते जा रहा है। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला, अरे कर्व क्या मिला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर 2 ही ऑप्शन, मतलब ये और ये ऑप्शन तो काट दो। अब बात बची है, बात यहां पर सिंपल सा आपको अगर मैं बताऊं, देखो हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT, है ना, PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू NRT अपॉन B, ये देखो ये है हमारा ये स्लोप काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना, y इक्वल टू mx भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर, देखो अगर मैंने सपोज मान लीजिए ये वाला कोई तो एक यही ग्राफ ले लेता हूं, ये तो मतलब इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि ये रट ही लिया होगा आपने, है क्या, हाइयर टेम्परेचर होगा तो वो ऊपर रहेगा कर्व, ठीक है, यहाँ पर आप देख ही रहे हो ना कि किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई, थोड़ा भी मैथ्स जानते हो तो ये समझ जाओगे, नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो यहाँ से ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर भी अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो एट हायर वॉल्यूम हायर टेम्परेचर, एट हायर वॉल्यूम हायर टेम्परेचर, ये देखो यहाँ पर की वॉल्यूम कम होती जा रही है, यहाँ पर की वॉल्यूम कम होती जा रही है, क्योंकि ये और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट है, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाई यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ये इतनी बार करा है ना अपन ने क्लास में कि भैया ये तो रट ही लिया है हमने, जबरदस्त, ये एक बढ़िया सवाल था जो एनसीईआरटी मन लगा के पढ़ते। देखो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप बनना है तो एनसीईआरटी पूरा एकदम रटना ही पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये देखो मैं पेज नंबर के साथ दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी का पेज नंबर 309 का, और हमारे नोट्स में भी तो है ये चीज, ठीक है ना, नोट्स में भी मिलेगा आपको कि सॉलिड स्टेट में अगर है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 बनता है, सॉलिड स्टेट में वो लॉन्ग चेन की फॉर्म में बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में क्या बनेगा, लॉन्ग चेन में बन जाएगा। देखो
इट्स अ सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। ये देखो, ये सॉलिड स्टेट में क्या बना रहा है, चेन स्ट्रक्चर बना रहा है। और वेपर फेज अगर है तो डाइमर बना रहा है, एकदम लाइन टू लाइन। भैया कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो, ये क्या बोल रहा है, सॉलिड स्टेट और वेपर फेज, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में चेन बना रहा है और वेपर फेज में वो क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। तो लीनियर का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर कंफ्यूजन मत कर लो, ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ा है तो कोई गम नहीं है। चलो, which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal, ठीक है ना। हाईली प्योर मेटल पर क्या बोला है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अरे पहले ही लिक्विड बन गया। लिक्विड्स का हम प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन से ही करते हैं, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना, टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रोलाइसिस में तो अपन को मेटल्स की जरूरत है, ठीक है ना, और उसका सॉल्यूशन बना के अपन ये करते हैं, सेपरेट करते हैं मेटल्स को, डिपॉजिट करा के लेते हैं कैथोड के ऊपर। क्या क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में अपना एडसॉर्प्शन टेंडेंसी चेक किया जाता है, और जोन रिफाइनिंग तो सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। जोन रिफाइनिंग किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन देखो भैया, ये तो जबरदस्त ट्रिक जो आपको मैंने बताया था, कई कई तेरा वो राम, मन क्लीन तो सब क्लीन, हार गया रावण। अगर किसी को आपको ये ट्रिक याद आ गई होगी ना, तो बस हो गया भैया, 4 मार्क, +4 हो गए हमारे। कितने हो गए, +4, है ना। सीपीडी सर के नाम, हमारे नाम पे 4 मार्क मिल गया आपको। चलो देखो, और भी आपको बताया था, देखो क्यूबिक है तो बॉडी सेंटर आएगा। टीबी, यहाँ पर वर्ड बताया था मैंने आपको, टीबी हो गया इसको। टेट्रागोनल है तो बॉडी सेंटर आएगा। और ये राम भगवान थे भैया, कई तेरा वो राम। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, राम में सारे क्वालिटीज होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी बॉडी सेंटर मिलेगा। इसके अलावा नीचे कहीं पर बॉडी सेंटर नहीं आता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई देयर आर ओनली हाउ मेनी बॉडी सेंटर्ड आउट ऑफ द 14 टाइप्स ऑफ ब्रावियस लैटिसेस। कितने हैं भैया, 3 ही है, 3 ही बॉडी सेंटर्ड है। बढ़िया सा सवाल, सॉलिड स्टेट में 2 क्वेश्चन आ गए थे देखो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, एकदम बढ़िया बढ़िया। 12th में मतलब कि थोड़ा ज्यादा फोकस दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्टिकुलर स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो। ये ऐसा ही सवाल, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप नोटबुक में निकाल करके देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के शुरुआत में ही मैंने करवाया है। और AIR, ऑल इंडिया रैंक मतलब सॉरी, ऑल इंडिया रेडियो, ये भी लिख के दिया हुआ है आपको हमने, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है सर, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर निकालना क्या है अपन को, सिंपली निकालना है द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड। तो लैम्डा कैसे निकाले सर, फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है। और इतना मतलब ये बच्चों का सवाल है ना, एकदम बच्चों का सवाल है। ये तो हमारा फाउंडेशन का बैच भी धड़क फटक से कर लेगा। मतलब फाउंडेशन के बैच को बोलूंगा ना, ये क्वेश्चन आया था नीट में, तो हंसेंगे कि सर ये तो हमको भी आ गया। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया डिफिकल्ट सवाल ही नीट में आ जाए और सिंपल ना आ जाए, कभी कभी इसमें भी कैलकुलेशन की गलती हो सकती है। और यहाँ पर क्या होगा, क्यों पूछा है सवाल, क्वेश्चन तो फाउंडेशन के लेवल का है, परंतु ऑप्शन देखो तो पता चल जाएगा आपको। बेटा ऑप्शन में एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, जब आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा ना, इसको सॉल्व ही मत करो, पहले सारे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी थी आपको। क्या करना था, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना था, वरना सब पानी में। तो समय तो बहुत जाएगा। सो दिस वाज अ बाउंसर क्वेश्चन फॉर यू, यू विल हैव टू लीव दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड। पहले बाकी के सारे क्वेश्चन कर लो, और फिर लास्ट में समय बचा तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ और ट्राई करके देखो कि कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है। तो एक्चुअली अभी मैंने ये करके रखा था, और ये ऑप्शन आता है एग्जैक्टली 219.3। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन मतलब टाइम टेकिंग होगा, भले ही सिंपल क्वेश्चन है पर टाइम लेगा वो आपका, क्योंकि ऑप्शन देखो ना कितना पास में था उसके, 0.2 और 0.3 का ही डिफरेंस दिया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया देखो, एकदम सिंपल, ये मतलब सच में फाउंडेशन लेवल था, है ना, एकदम फाउंडेशन लेवल। मेटलर्जी में भी आता है या फिर और भी कहीं पर पढ़ाया जा सकता है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ट्रिक बताए आपको, है ना, करीना ने काम मांगा आलिया से, है ना तो जबरदस्त ट्रिक्स है अपने पास, और उसी से हम ये कर सकते हैं। देखो एल्यूमिनियम अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखा तो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है, तो एल्यूमिनियम कैन गेट ऑक्सीडाइज और क्रोमियम को डिस्प्लेस कर सकता है। यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, और वही मेरे को चाहिए था।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है, क्रोमियम को बाहर फेंक रहा है। यही रिएक्शन होती है आयरन के साथ भी, Fe2O3 के साथ भी अगर एल्यूमिनियम की पाउडर लगाई जाए तो वो Al2O3 बनाएगा और आयरन को बाहर फेंक देगा। ये भी तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, और यही एल्यूमिनियम का काम है, ठीक है ना। मेटलर्जी में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं अपन ये, ठीक है ना। ये जैसे ये होता है ना, ये रेलवे जॉइंट्स करने के लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है। सो यही रिएक्शन हो गई यहाँ पर। तो उसने हाइड्रोजन ये एमिट किया है, बस अपन ने न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, सॉल्ट बन गया उसने, ठीक है ना। ये बेसिक नेचर का, ये एसिडिक नेचर के साथ ट्रीट हो गया है। यहाँ पर भी फिर से डिकम्पोज कर दिया है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन हो रहा है सॉल्ट का नाइट्रेट्स का। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे, भला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने से ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। ये इनऑर्गेनिक का बढ़िया क्वेश्चन है जो जेई में का शायद से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जेई लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा वो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज भी हो सकते थे, है ना। इनकरेक्ट पूछा है पहली बात तो, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भैया सही है, क्योंकि जितने F इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट पुअर होते जाएगा, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल होगा और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो पहला तो ऑप्शन सही है भैया, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। देखो भैया ये बढ़िया क्वेश्चन था। लेंथ मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड अगर बोलता ना तो ये करेक्ट स्टेटमेंट था, पर ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड +4 भी दिखा सकता, +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 दिखाएगा, +6 दिखाएगा, तो भैया +3 में वो सारे कलरलेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स आर कलरलेस, ये तो स्टेटमेंट होता है, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी है हमारे, ठीक है ना। परंतु ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स आर नॉट कलरलेस एंड दैट इज व्हाई यही इनकरेक्ट हो गया। जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स आर कलरलेस, तो वो मार्क करना छोड़ सकते थे, परंतु भैया ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वहां पर ट्राइवेलेंट लिखा है। और लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे मेटल से हो जाएगा। एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यस, because they can react with the finely divided metal another metals, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो तो यहां पर आ गया ऑप्शन ये सेकंड वन। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये तो बढ़िया सवाल, केमिकल बॉन्डिंग से फिर से एक सवाल, मतलब इस बार केमिकल बॉन्डिंग से भी 2 सवाल आ चुके हैं, ठीक है। PCl5 सबसे फेमस ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये ऐसा ज्योमेट्री होगा, देखो इसका PCl5 है ना, Cl 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 Cl, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन है इधर, ऑप्शन मैच कर रहा है सर, इधर ऑप्शन मैच कर रहा है। और ये भी तो अभी अभी लेक्चर के बिगिनिंग में बताया था मैंने, इस डिस्कशन के बिगिनिंग में, पेपर डिस्कशन में बताया था कि ये कैसा है, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, ये बाइपिरामिडल, ये प्लेनर। तो ऐसा ऑप्शन किधर मैच कर रहा है, A को 4 और D को 2, A को 4 और D को 2, A को 4 और D को 2, बस बीच वाला करना भी नहीं है मेरे को, तो करना है तो चेक कर लो, वो मैच हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। स्पीड करना है ना आपको, नीट का क्वेश्चन बहुत स्पीड फास्ट करना होता है, और इसी से तरीके से अपन कर भी रहे हैं। चलो सेक्शन 2 का एक कुछ सवाल है यहाँ पर, देखो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सवाल है ये तो, जहां पर क्या दे रहा है, SO2 प्लस O2 फॉर्म्स SO3, SO2 प्लस O2 फॉर्म्स SO3। अच्छा ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, ओके ओके। ये देखो भैया, आप भारत में अगर सबसे बढ़िया एक द वर्ल्ड अट्रैक्शन क्या है हमारा, क्या, ताजमहल है ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इन द इंडिया। ताजमहल का जो एसिड रेनिंग के कारण नुकसान हो रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। वो किससे बना हुआ है, लाइमस्टोन से बना हुआ है, ये H2SO4 डाल रहा है। तो यहाँ पर देखो तो एसिड रेनिंग हमारा एक मतलब फेमिलियर वर्ड है, और इसको ये सीधा मैच कर रहा है, तो कर दो ना भैया। सी में कौन है 1, सी में कौन है 1, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है सी में 1, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन दे दिया गया है सी में 1, बाकी के तो सारे मतलब आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी का बुक पढ़ के जाना होगा। मैंने बताया था कि एक दिन पहले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। वही सारे कंसेप्ट्स आते हैं, वही सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, या फिर ये वाले सवाल। चलो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एकमात्र यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। EDTA के बाद ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। FeCN6-3, देखो ये हेक्साडेन 6 साइनाइड लाइगेंड तो 6 माइनस है, इसका मतलब आयरन के ऊपर +3 चार्ज हो जाएगा। यहां पर क्या है, आयरन के ऊपर +3 हो जाएगा,
न्यूट्रल लाइगैंड है, यहाँ पर आयरन के ऊपर +2 और यहाँ पर आयरन के ऊपर +2। तो अब देखो +3 +3 +2 +2। अब अगर बात करेंगे, हमने एक ट्रिक भी बताया हुआ है, वो कोई ना सुनो इन अमीरों की, इतना ठंडा पानी तो वही हजम कर सकते हैं। जबरदस्त ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक याद आ गया होगा तो साइनाइड स्ट्रॉन्गफिल लाइगैंड है सर, Cn- क्या है, SFL है, और वाटर क्या है, WFL है, वीक फिल लाइगैंड है। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो देखो जब स्ट्रॉन्गफिल लाइगैंड है तो पेयरिंग करता है, और वीक फिल लाइगैंड तो पेयरिंग नहीं करता है। अब अगर अपन बात करें Fe3+ की, न्यूट्रल Fe अगर था आपके पास तो वो था 26 एटॉमिक नंबर, 4s2 3d6 था। और अगर Fe3+ हो गया है तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा सर, 3d 5। और अगर ये 5 डब्बे निकालो और देखो SFL है तो पेयरिंग करेगा ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5। तो एक अनपेड बच गया। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जब बच जाएगा तो इसका सिंपल सी बात है, √n × n+2 करके देखो ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है ना, इतने बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा फॉर्मूला। तो n की वैल्यू, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है इवन आफ्टर पेयरिंग, ये स्ट्रॉन्गफिल लाइगैंड होने के कारण पेयरिंग करने के बाद भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 × 1+2 √3 आ जाएगा। √3 कितना आ जाता है, 1.73 आ जाता है, ठीक है ना। तो a को क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे सर दो ऑप्शन है, मतलब 1 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला एक करके देखते हैं, थर्ड वाला सी ऑप्शन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर Fe2+ था, Fe2+ का मतलब क्या हो जाएगा, 4s0 है ना, और 3d6 रहेगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालने हैं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी इसकी, इस वाले की हो जाएगी 0। even after having a strong field electron and pairing there is no unpaired electron remaining, and that is why इसको आप CFT से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 0 आ जाएगा मैग्नेट। ये कहां पर है, डी सी वाले को आपको क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए भैया, सी वाले को 2 नंबर कहां पर मिल रहा है, ये डी ऑप्शन में मिल रहा है सर, तो डी हो जाएगा। अरे बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, अगर आपके छोटे से मतलब सिंपल सिंपल कंसेप्ट ही है, क्लियर है तो ये आराम से क्वेश्चन कर पाओगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक इज, मतलब कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है बोल रहा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है, O2 - F- ऑब्वियसली हो जाएगा, Na+Mg2+ वो भी हो जाएगा। अरे देखो मैंगनीज, अब मैंगनीज और आयरन का तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना, ये 26 हो जाएगा, है ना, और इसका 25 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर अलग है और दोनों का 2+ दे दिया, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा ही नहीं, ठीक है ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा ही नहीं, ये ऊपर वाला ही होना चाहिए। ये तो सिंपल था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बोला था मैंने, 2 क्वेश्चन मिले हैं इसके ऊपर भी। क्या सवाल है, क्या सवाल है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.00, अच्छा ये मोलैरिटी दे दिया है, कितना है मोलैरिटी, 0.007 मोलार, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखो पूछा क्या है भैया, के ए पूछा है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, लैम्डा एम इंफिनिटी कितना है, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, H+ की, जैसे अभी मैंने शुरुआत में लेक्चर में बता ही दिया ना, लैम्डा एम इंफिनिटी कितना होगा, इसके इंडिविजुअल आयंस का समेशन, कंडक्टिविटी का समेशन होगा। तो H+ की कंडक्टिविटी 350 आणि एसिटेट आयनची किती 50, तर किती झाली आहे 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब अगर आपने थोड़ा ढंग का पढ़ाई किया है तो लैम्डा का फॉर्मूला आ जाता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। तो ये कितना आ गया सर 20/400, ये तो आ गया 0.05 है ना, एकदम सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है ये तो। और क्या फॉर्मूला है, हमें तो निकालना है के क्या हो जाएगा, देखो जब जब अल्फा 0.05 होगा तो ये तो बहुत मतलब वीक हो गया, और इतने वीक के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि के क्या होता है C∝² ले सकते हैं, के क्या ले सकते हैं C∝²। तो लगा दो वैल्यूज, पॉइंट देखो मैं ऐसे रखता हूं ना, कैलकुलेशन सिंपल जाएगी, 7 × 10⁻³ देखो इसको मैंने क्या लिया 7 × 10⁻³ इंटू 5, देखो इसका स्क्वायर करना है मुझे, 5 × 10⁻²,
इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे जबरदस्त, 25 आणि 7 किती झाले 175 इंटू 10⁻⁻7। तो लगा दो इसमें, कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा। देखो 2 डिजिट इधर खिसका दो तो आ जाएगा भैया ये वाला ऑप्शन, है ना, ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। अरे क्लियर हो गया, सिंपल है, एकदम सिंपल है। मतलब ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है ना। यहाँ पर बस अल्फा निकालना और ये के मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा मर्जिंग लग रहा है, थोड़ा सा मर्ज कर दिया है। इसमें तो और डिफिकल्ट कराया जा सकता है, जो जेई में आ सकता है। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी के कुछ 6 क्वेश्चन बचे अपने। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया यहाँ पर तो, है ना, नहीं सॉरी, स्टेट्स ऑफ मैटर में से क्वेश्चन आ गया, टोटल प्रेशर निकालना है अपन को। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 गैसेस दिया हुआ है, कौन है, H2 और NO2। ये है 4 ग्राम और ये है 2 ग्राम। देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेशर निकालना है और स्टेट्स ऑफ मैटर में या तो PV = nRT में तो आ ही जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल पहले पता होना चाहिए। तो ये तो 1 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं भैया, ये है 4/32, है ना, नंबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये तो कितना आ गया 1/8 मोल आ गया। ठीक है ना, टोटल मोल्स कितने हो रहे हैं सर, 1 + 1/8 हो रहा है। ठीक है ना, 1 + 1/8, तो या तो 9/8 लिखो या फिर ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, टोटल मोल्स एन टोटल क्या बोलूंगा मैं, 9/8 बोलूंगा। अरे आ जाएगा ना ये ऐसा। चलो तो PV = nRT हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है सर, जबरदस्त पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर क्या निकाला, टोटल प्रेशर ही तो निकालना है आपको। तो प्रेशर इज इनटू वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या बोला है 1 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू एन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 9/8 इंटू आर की वैल्यू क्या लेंगे, जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा, देखो प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही निकालना है और वॉल्यूम लीटर में होगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पर साला दे के रखा है सब कुछ तो आपको। और क्या लगेगा 0.0821। देखो 0.0821 को आप शॉर्टकट में आप और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/12 लिख दो, सीधा सीधा फटक से कैलकुलेशन हो जाएगी ना, मतलब कैलकुलेशन को स्पीड आ जाएगी आपकी, है ना। तो ये सारी ट्रिक्स हमने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है। इनटू टेम्परेचर कितना है 273 है, तो ये 3 से डिवाइड कर दो और फिर आप क्या कर दो 273 / 8 × 4। अब 8 का भी टेबल आता है सबको और 4 का भी टेबल आता है सबको, तो अगर आप ये डिवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो, ऑप्शन आ जाएगा 25.18। ठीक है, मैंने तो बता दिया कैसे करना है, ये तो मतलब कोई भी कर लेगा यार, 273/8 × 4। ठीक है, सो सिंपल ट्रिक क्या है, ये वाला 1/12 का आंसर। मतलब यही छोटी छोटी सी चीजें होती है, छोटी छोटी सी चीजें जो आपको फास्ट कैलकुलेशन करने में मदद करती है। आर का मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और अगर आप 8.314 यूज करें तो 100/12 यूज कर लो, फास्ट हो जाएगा भैया, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। समय एक एक सेकंड बचाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर फिर यहाँ तो क्या है, काफी सारा समय बचा दिया मैंने आपका। करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यूज ऑफ, हाँ ये सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आ गया, बेंजीन और ऑक्टेन डाल दिया, पूरा आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना, बेंजीन और ऑक्टेन, क्योंकि दोनों ये देखो अज्यूम आइडियल गैस बोला है यार, सब कुछ जो बता रहा है ये, है ना। तो 3:2 रेशियो। देखो अगर मैंने मान लिया कि टोटल 5 मोल्स है, तो उसमें से 3 मोल किसके हैं, बेंजीन के, और 2 मोल किसके, ऑक्टेन के हैं। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3/5, और मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑक्टेन क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2/5। तो मोल फ्रैक्शंस भी निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि अभी ये रॉल्स लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, रॉल्स लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पी सॉल्यूशन, अरे काय असते P0A प्लस P0B ए म्हणजे बेंझीन आणि बी म्हणजे ऑक्टेन, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है 280, तो ये देखो रख दो यहाँ पर 280 × 3/5 प्लस यहाँ पर कितना है 420 किसका है, ऑक्टेन का, इंटू 2/5। अरे सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो कोई भी कर लेगा। इसका आंसर कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर आ जाता है 336। कितना आ जाता है 336 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 336 mm of Hg आ जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अपन को, रिवर्सिबल एक्सपांशन। अरे इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल एक्सपांशन है
ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल एक्सपांशन। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होना है बताओ, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया ना, जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, u इज एफ ऑफ टी, है ना, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो u 0 कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है सर। और क्या पूछा, एंट्रोपी, अरे एक्सपांशन हो रहा है ना तो रैंडमनेस बढ़ गया होगा, एक्सपांशन में रैंडमनेस बढ़ता है, मतलब डेल्टा एस तो पॉजिटिव आना है, और वही हमारे लॉस भी है, तो ये आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। जीरो कैसे हो सकता है ना, एंट्रोपी तो बढ़ने वाली है, रैंडमनेस तो बढ़ने वाला है, बट एकदम सिंपल, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। भाई साहब पूरा नोटबुक खोल के देखो, कितना सारे क्वेश्चंस कर दिए अपन ने इसके ऊपर, एज इट इज क्वेश्चन आ गया, बहुत खुशी हो रही है मुझे आज, ठीक है ना। हमारे नोट्स में से ही सारे क्वेश्चंस है, तो बस पढ़ते जाओ, मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। नो एग्जाम इज अ टफ एग्जाम इफ यू आर सीरियस एंड सिंसियर लर्नर, ठीक है ना। बस जो पढ़ा रहे उसको मन लगा के पढ़ते जाओ। तो देखो, नहीं पता ऐसा सब बोलते हैं, हमारा ये क्या है सर, ये तो ट्रिक हो गया, है ना, ये तो ट्रिक हो गया। अरे नाइट्रोजन के ग्रुप का होता है एसबी, नाइट्रोजन के ग्रुप का होता है एसबी, इसका मतलब जैसे हम पीसीएल5 कंपाउंड देखते हैं ना, वैसे ही एसबीसीएल5 भी बना होगा। ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, वैसे ही एसबी कैसे बन गया होगा, अरे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बन गया होगा। ये तो एक रेगुलर ज्योमेट्री है, जब जब रेगुलर ज्योमेट्री आएगा तब तब म्यू 0 होगा। डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो कंपाउंड नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट नॉन 0 हो गया तो कंपाउंड पोलर। यहाँ तो 0 हो रहा है सर, यहाँ तो 0 हो रहा है, इसका मतलब आंसर यही है। बाकी के करके देखो, नहीं आएगा, ठीक है ना, करके देखो नहीं आएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ये नॉन पोलर कैसे हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही सवाल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, थोड़ा सा पढ़ाई मन लगा के करो यार, कितना मस्त, मतलब कैसा चांस है आपका, पूरा अबव 150 तो आसानी से जा सकते हो आप, 150 प्लस तो आराम से मक्खन की तरह, इट्स अ केक वॉक टू स्कोर मोर देन 150 मार्क्स हियर, है ना। थोड़ा सा सिंसियरिटी कर रहे हो, एनसीईआरटी के लाइन मन लगा के पढ़ रहे हो, तो आप 170 180 भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन पेपर में। ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ही नहीं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था ही नहीं, कोई एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन था ही नहीं, तो क्या दिक्कत है भैया। देखो कंसेप्ट, ये भी तो कंसेप्ट कितना अच्छे से पढ़ लिया है अपन ने, आपको बताना क्या है, नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द, मतलब इनकरेक्ट वाला बताना है। देखो चलो, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ अभी तो बताया, कितनी बार डिस्कस किया अभी तक अपन ने, 2 बार डिस्कस हो गया, ये तो तीसरी बार आ रहा है फिर से, है ना। डिसिमिलर साइज वीक बॉन्ड हो गया तो जल्दी टूटेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ये तो सही है सर, हमें इनकरेक्ट बताना है, हमें इनकरेक्ट। इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, देखो इंक्रीजिंग पीके, पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है ना, मतलब पी के ज्यादा है तो के ए कम है, के ए कम है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ऐसा होता है। इंक्रीजिंग पी के मतलब डिक्रीजिंग के ए, डिक्रीजिंग के ए मतलब डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है सर। इंक्रीजिंग पीके मतलब डिक्रीजिंग के ए, डिक्रीजिंग के ए मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग, ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक बनता है तो H प्लस जल्दी निकलता है, दैट इज मींस ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ वही हो गया, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, वही तो बोल रहे हैं अपन ऊपर से। एंड इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, यस ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। इसमें आप यहाँ पर एक इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का जो कंसेप्ट है, चमेली सीधे गई सोनी पंजाब, ठीक है, चमेली के ग्रुप में लगा दो तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, एक ही अनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी के करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन अपन अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों, एकदम बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया, मतलब थोड़ा तो कुछ तो आना चाहिए ना टेक्निकल क्वेश्चन। ऐसे आ गया यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन पे, देखो अरेनियस इक्वेशन होता क्या है, k इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब अगर मैंने इसको log टू द बेस e, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, परंतु कैसा log टू द बेस e वाला, log टू द बेस e मतलब उसको ln बोलते हैं, ln, ठीक है ना, ln लिखते हैं अपन ln। ये कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, पहले तो ln ले रहे हैं अपन ताकि अपन वो e को हटा दें, माइनस ई अपॉन आर टी आ गया यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा ln e ऑफ बेस, तो क्या है e है ना, मतलब ये 1 हो जाएगा, मतलब ये पोर्शन हट जाएगा, समझ रहे हो। तो यही इक्वेशन आ गया। अब तो क्या है,
अब तो आपको ln k इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर इंटू 1/t। तो अगर मैं इक्वेशन को कंपेयर करूं, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ, तो स्लोप क्या आ जाएगा? इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ डिक्रीजिंग स्लोप, इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ डिक्रीजिंग स्लोप, ऐसा आ जाएगा ये। तो डायरेक्ट नोटबुक में चेक करो, आपको मिलेगा ये ln k आणि इकडे काय आहे 1/t आणि स्लोप काय आहे याचा? अरे बेटा स्लोप आहे माइनस ई ए अपॉन आर। अच्छा, ई अपॉन आर जर इथे लॉग दिलेलं असतं, अगर यहां पर लॉग दिया होता तो यहां पर आ जाता स्लोप क्या? ई अपॉन 2.303 आर, पर यहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है 2.303 आर से, बस अभी वैल्यूज रखना है आपको। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, द स्लोप ऑफ द अरेनियस प्लॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन ही तो है ये सारा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर अभी अपन को क्या करना है, ये देखो स्लोप ये है, तो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हमको निकालना है। तो एकदम सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, तो एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन ये देखो दैट माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोप क्या है ना, माइनस ई अपॉन आर है ना, डिवाइडेड बाय 8.314 इज इक्वल टू यहां पर ये माइनस ऑफ 5 इंटू 10⁻3। अरे बस उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ गया ई ए का। तो बट वो ई ए क्या किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा ना। ई ए किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। और ये नंबर 40, 8 इंटू 5 हो जाता तो 40 हो जाता है यार, ये तो है ना। और ये किलो जूल 10⁻3 किलो जूल में आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया 1। इसका आंसर आ गया 1। करेक्ट आंसर इज 1। एंड दैट्स हाउ वी हैव फिनिश्ड द डिस्कशन ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल।